वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज सीटेट जुलाई 2024 का ये 8वां सीरीज़ है, यानी 2011 से लेकर 2024 तक का पूछे गए सवालात हम इस सीरीज़ में हल कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है तो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ यानी पूछे गए सवालात को ही लगाना है। अगर आप लगा लेते हैं तो आपका 20 से 25 नंबर ईजी से आसानी से आ जाएगा। इसमें आपकी कोई परेशानी और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो एक महीना अभी बचा हुआ उसमें तैयारी करते रहना है, ज़ोर शोर से तैयारी करते रहना है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, यानी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका देखिएगा उम्मीदवार मुंदरजा झैल, इसमें गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर बैठते हैं। जो सीटेट पास किया हुआ भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज में वो उल्टा सीधा लिख करके आ जाते हैं। देखिए उम्मीदवार मुंदरजा, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ पर मुंदरजा झैल हिस्से के उम्मीदवार मुंदरजा झैल हिस्से के सवालों के जवाब तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है, ठीक है। 2 का ऑप्शन अगर उर्दू चुना है तो आप 121 से सवालात को हल करेंगे। अगर आप लैंग्वेज 1 उर्दू चुना है तो 91 से 120 तक का आप सवाल हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम सारे PYQ जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मुआवजाती सवालात होगा, वो हम लगाने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन लाएंगे थ्योरी बेस्ड। दोस्तों अगर कोई भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसकी भी तैयारी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा हुआ है इक़्तिबास है, इसको पढ़िएगा, इक़्तिबास को पढ़िएगा और फ़ौरन क्या कीजिएगा, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। यानी इक़्तिबास पढ़ने की 2 सूरत है। एक ये है कि आप पहले इक़्तिबास को पढ़ लीजिएगा, जो आपको बहुत अहम लगेगा, ज़रूरी लगेगा, उसको ज़रा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप आंसर पढ़िएगा, इक़्तिबास का आंसर पढ़िएगा और फिर जब आप इक़्तिबास पढ़िएगा तो फ़ौरन उसका हल लगाते जाइएगा, उसका आंसर लगाते जाइएगा, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों, हम आंसर डायरेक्ट बढ़ते हैं और फिर उसके बाद सवाल इक़्तिबास को पढ़ेंगे। ज़मीन पर वाक़ मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। यह आप इसको पढ़िएगा। जुनूबी निस्फ़ कुर्रे का मौसम, फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम, समुद्री कुर्रे का मौसम, शिमाली निस्फ़ कुर्रे का मौसम, ठीक है। अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यानी 122 का देखिएगा, हमारी फ़ज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है। ये आपका लिखा हुआ है 4% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, 40% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, 10% नाइट्रोजन और 5% ऑक्सीजन, 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लिए हैं। 123 कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है, लगभग 4% तक रह जाता है। कौन सी हवा है, खुनक और सर्द हवा और गर्म और मरतूब हवा, सर्द और खुश्क हवा, मुअतदल और गर्म हवा, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लिए। 124 में देखिएगा, ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में जाने से क्या होता है, दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, हवाई दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, हवा से ज़्यादा दर्जे हरारत बढ़ जाएगा, फ़ज़ाई दबाव और दर्जे हरारत हवा से कम हो जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ लिए हैं। 125 भी पढ़ लीजिएगा, ज़मीन की
गर्मी किस बदौलत ज़मीन में जज्ब होकर फ़ज़ा में फैलती है? ये आपके ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सूरज की मदार पर घूमने की बदौलत, सूरज की किरणों की बदौलत, धूप की बदौलत, गर्मी न होने की बदौलत। फ़ज़ा की जमा है फ़ज़ायात, फ़ज़ाओं, फ़ज़ाया, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपका उसमें नहीं दिया हुआ है, या आप खुद से आपको लगाना पड़ेगा। आप जो आपका नॉलेज है उसी से आपको वाहिद जमा जो है वो आपके एतबार से लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अब इक़्तिबास पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश यही करूँगा कि दोस्तों आप इक़्तिबास को बिल्कुल गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका एक मर्तबा पढ़ने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपका वक्त अगर बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उर्दू और हिंदी का इक़्तिबास पढ़ने में टाइम पूरा ज़ाय कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट पूरा हल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से 2 से 4 नंबर से 1 नंबर से सीटेट में रह जाता है। इसीलिए आपसे गुजारिश मैं यही करूंगा कि आपका जो वक्त अभी बचा हुआ है, जो मैं वीडियो लाता हूं, उससे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर उससे भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बुक या कोई चीज़ है या जो PYQ है उससे भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका जो टाइम है बच जाए। टाइम के बचने से आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इक़्तिबास को। सतह ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं, क्या है? सतह ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं, उसके ऊपर फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम, उसके ऊपर फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़े मौसम का ज़िम्मेदार होता है। क्या है? वाक़े मौसम का ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़ज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में उन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। ये सब आपको पढ़ना है। कहाँ आपको महत्वपूर्ण लगेगा आप इसको निशान ज़द भी कर सकते हैं। जो ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में जाइए, फ़ज़ाई दबाव और दर्जे हरारत हवा से कम होता जाएगा। यानी ऊपर जाते जाएंगे हवा कम होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वह सूरज की किरणों की बदौलत ज़मीन में ही जज्ब होकर फिर फ़ज़ा में फैलती है, न कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। ठीक है, ये आपको इक़्तिबास को पढ़ लिए और आप पहले आंसर भी पढ़ लिए हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे और हल करते हुए जाएंगे। ज़मीन पर वाक़ई मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है? फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम, जनूबी निस्फ़ कुर्रे का मौसम, समुद्री कुर्रे का मौसम, शुमाली निस्फ़ कुर्रे का मौसम। अब अगर इक़्तिबास ध्यान से पढ़े होंगे तो आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम। यहाँ आपका एक करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट अब इसको दिखाना मैं चाहता हूँ, एक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या है? फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम। यहाँ फर्स्ट लाइन में देखिएगा फ़ज़ाई कुर्रे का मौसम है। ठीक है, इसको आप पढ़ लिए। डायरेक्ट हम सवालात को जल्दी से जल्दी हल करते हुए जाएंगे, क्योंकि आप आंसर क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे और इक़्तिबास को भी पढ़ लिया। अब डायरेक्ट हम आंसर जल्दी लगाएंगे, यानी जल्दी से जल्दी लगाते जाएंगे। 122 का देखिएगा, हमारी फ़ज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है? 4% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन। ठीक है, 40% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, 10% नाइट्रोजन और 5% ऑक्सीजन, और 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो होगा 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 80 आप पढ़े थे, उसको ध्यान में रखना है। कितना? 80। देखिए यहाँ पर क्या हमारे फ़ज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों यहाँ से आपका ये भी सवालात हल हो गए। कौन से हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग, ये तो हो गया आपको। अच्छा, कौन सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाती है? कितना? 4% तक
ही रह जाती है। खुनक और सर्द हवा में, गर्म और मरतूब हवा में, सर्द और खुश्क हवा में, मुअतदिल और गर्म हवा में। दोस्तों यहाँ पर आपका होगा गर्म और मरतूब हवा में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन लगभग 4%, यानी नाइट्रोजन रह जाती है कौन सी, हवा में। हवा में नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन लगभग 4% तक ही रह जाती है कौन सी हवा में, गर्म और मरतूब हवा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, गर्म और मरतूब हवा में उन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक रह जाता है। तो ठीक है, यहाँ से आप, अब हम उसको इक़्तिबास को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सवालात हल करते हुए जाएंगे। आपको दिखला दिए कहाँ से कैसे पूछा जाता है। ज़मीन से ऊपर फ़ज़ा में जाने से क्या होता है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता जाएगा, हवाई दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, हवा से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, फ़ज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। 124 आंसर का देखिएगा दोस्तों, आपका क्या है, जल्द से जल्द आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 125 सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ज़मीन की गर्मी किसकी बदौलत ज़मीन में जज्ब होकर फ़ज़ा में फैलती है, सूरज की मदार घूमने की बदौलत, सूरज की किरणों की बदौलत, किसके, सूरज की किरणों की बदौलत। आप वहाँ पर आप पढ़े थे, ठीक है। 126 का देखिएगा, फ़ज़ा की जमा क्या है, फ़ज़ायात है, ये तो गलत है, फ़ज़ायात नहीं होगा, फ़ज़ायात नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, फ़ज़ाओं होगा। क्या होगा, फ़ज़ा की जमा क्या होगा, फ़ज़ाओं होगा, अच्छी फ़ज़ाओं है, ठीक है। यह आपका आंसर 3 हो जाएगा। 127 का देखिएगा, बराह रास्त का मुतज़ाद सीधे तौर पर, बिलवास्ता रास्त तौर पर और सिलसिले के तौर पर। यह आपका जो होगा उसका मुतज़ाद यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है। यह आप दोस्तों डायरेक्ट आपका 127 का आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, बिलवास्ता क्या होगा, बिलवास्ता, बराह रास्ता नहीं, क्या होगा, बिल रास्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे। ये रास्ता तौर पर नहीं भी होगा, क्या होगा, बराह रास्ता का मुतज़ाद होगा बिलवास्ता, ठीक है। 128 सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं। 128 मगर 128 से हल करने से पहले आपका जो है यहाँ फिर क्या है, ये आपका नज़्म दिया गया हुआ है, ये आपका क्या है, इसको भी इक़्तिबास में से पढ़िएगा और इसमें लगाने की कोशिश कीजिएगा। मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ, इसमें आप पढ़िएगा। मगरमच्छ जानते हैं जो पानी वगैरह में रहता है, ठीक है। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदत है, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ है, क्या है, सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन, क्या है, मीठे पानी, ये सब आपको जहन में रखना है। मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाक़ों के चश्मा और दरियाओं, क्या है, चश्मों, सब इलाक़ों और चश्मा और दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेंगने वाले, क्या है, रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदरी होती है, कैसी होती है, खाल खुरदरी होती है रेंगने वाले जानवर की। उसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्या है, हो सकती है। बाज़ मगरमच्छों का वज़न तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है, क्या है, उसका खुराक, क्या, मछली उसका खुराक का अहम हिस्सा है। उसके अलावा ये छोटे कीकड़े और मेंढक भी खाते हैं, कीकड़े और मेंढक भी खा जाते हैं, कौन, वो मगरमच्छ। वो मज़ीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेता है। अगर वो बड़ा हो जाएगा तो जंगली सूअर और मगरमच्छ को, सूअर और हिरन को भी पकड़ लेता है, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 128 देखिएगा, मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज़ होती है, कीड़े मकोड़े मार खाने की सलाहियत, सूंघने और सुनने की सलाहियत आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं दोस्तों। इसको यही सबको आपको ध्यान से पढ़ना है, आप बिल्कुल फटाफट लगाना है क्योंकि आपका टाइम बहुत कम मिलेगा। सूंघने और सुनने की सलाहियत, ठीक है। अगला सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 129 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मगरमच्छ कैसा जानवर है, रेंगने वाला, उड़ने वाला, देखिएगा आप पढ़े थे, रेंगने वाला जानवर है सॉरी, देखिएगा अगला यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम लेके जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है,
सुनने की सलाहियत हो गया। अब यहाँ पर आप इसको पढ़े थे, क्या है, रेंगने वाले जानवर। कैसा जानवर है, रेंगने वाले जानवर है। छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं, किस काम में छोटे मगरमच्छ माहिर होते हैं, छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में, तैरने में, दौड़ लगाने में, किसमें है, छलांग लगाने में क्या होते हैं, छोटे मगरमच्छ माहिर होते हैं। 130 का आंसर एक हो गया। 131 का देखिएगा, मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है, जो खाते हैं उसका अहम हिस्सा कौन सा है, कीड़े मकोड़े हैं, मछली है, मेंढक है, यानी अहम हिस्सा आपका देखिएगा क्या है, मछली है, आपका अहम हिस्सा मछली है दोस्तों। ठीक है, अगला सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 132 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवर को पकड़ लेता है, जंगली सुअर और हिरन को, भेड़िए और जंगली कुत्ते को, शेर और लोमड़ी को, दरियाई घोड़े और घड़ियाल को। यहाँ आपको जो है मगरमच्छ बड़े होने पर जंगली सुअर और हिरन को पकड़ लेता है, ये आपका इक़्तिबास में डायरेक्ट दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के क्या है, हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों और दरिया और तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, क्या है, मुल्क के कितने इलाकों में दरिया और चश्मों में पाया जाते हैं। गंदे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ, गंदे पानी का मगरमच्छ। यहाँ आपका 133 सवालात की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा मीठे पानी का मगरमच्छ। आपका ऊपर में इक़्तिबास में दिया हुआ था, आपको हम दिखाएंगे, ज़रा वहाँ तक ले जाने में टाइम हो जाता है। अब इसको ऐसे ही देखते रहिएगा, ज़हन से पढ़ते रहिएगा, ज़हन में बैठाते रहिएगा। खुसूसियत की जमा क्या है, खुसूसियात क्या है, खुसूसियात है, खुसूसियत की जमा। आप 134 का बाद 35 देखिएगा। मीठा का मुतज़ाद क्या होगा, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मीठा का मुतज़ाद यानी उल्टा आपका खट्टा होगा। क्या होगा, मीठा का मुतज़ाद खट्टा होगा। अगला सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर इक़्तिबास को हम हल करवा दिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग पैडागोजी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आपका, ये आप अगर इसमें मेहनत कर लेते हैं तो आपका स्कोर इसी से बढ़ने वाला है। ठीक है, इसको गौर से पढ़िएगा और सवालात को हल करने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम ज़रा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, नए, ये आपका हो गया। अब सवालात की तरफ बढ़िएगा। यानी नए आमोज़गार क्या है, नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान, सबक का जो मंसूबा है, पाठ्यक्रम है, बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी क्या, कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी TPR के तरीक़े पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। उस्ताद कुल जिस्मानी रद्द अमल का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झैल में से किस पर अमल करना चाहिए। शमूलियत मतलब शामिल करने के लिए कौन सा यानी अमल करना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका शमूलियत। ठीक है, आप आंसर को पढ़िएगा। इसको हम ज़रा छोटे कर देते हैं ताकि आपका चारों ऑप्शन दिख पाए, आप चारों ऑप्शन देख पाए। देखिए, यहाँ पर आपका कुल जिस्मानी रद्द अमल पूछा गया है। देखिए, सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। नहीं, एक पक्ष की तरफ ये बात की जा रही है, इसलिए ये नहीं होगा। और रद्द अमल के लिए उन्हें तरगीब देने, सिर्फ तरगीब नहीं देना है। क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। देखिएगा, आप इसको लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो होगा दूसरा एकदम सही हो जाएगा। क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। क्या है, यानी कुल जिस्मानी बदनी अमल, अमल जो है जिस्मानी बदनी क्या है, जिस्म को ही कहा जाता है। यहाँ पर आपका डायरेक्ट ट्रिक से भी आपका आंसर मिल रहा है, यहाँ से आपका डायरेक्ट मिल रहा है। फिर भी इसको पढ़िएगा। उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठने, रहने और जोड़ों या गुरूबों में काम करने में मुआविन हो सके। नहीं, क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर आप जिस्मानी बदनी अमल के बारे में कहा गया है। यहाँ पर आपका आंसर आपका दो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 137 का देखिएगा। क़वाइद का कौन सा अंदाज़े नज़र उस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश क़वाइद की आमोजिश है। क्या है, ज़बान की आमोजिश
قواعد کی آموزش ہے یہ آپ کا کہا جا رہا ہے۔ قواعد کا اطلاق ہے، استخراجی ہے، استقرائی ہے۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیے گا استخراجی کو کہا جاتا ہے نگمن ودھی اور استقرائی کو کہا جاتا ہے کیا آگمن ودھی کہا جاتا ہے۔ نگمن استخراجی یعنی نیم سے ادھارن کی اور استقرائی یعنی ادھارن سے نیم کی اور۔ یہ آپ کا کنسیپٹ میں کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کا جو دوستو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا ہوگا استخراجی طریقہ، کیونکہ نیم سے اس کو کیا کیا جا رہا ہے، ادھارن کی اور لیا جا رہا ہے۔ زبان کی آموزش قواعد کی آموزش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 37 کا آنسر آپ کا دو ایک دم کریکٹ ہو گیا۔ 138 کا دیکھیے گا، استاذ 5ویں جماعت کے طلباء کو کچھ لکھنے کا کام دیتا ہے۔ کیا ہے، 5ویں جماعت کے طلباء ہے اس کو استاد لکھنے کے کچھ کام دے رہا ہے، ہوم ورک دے رہا ہے۔ استاد کو سب سے زیادہ کس پر توجہ دینی چاہیے؟ استاد جو ہے جو ہوم ورک دے رہا ہے کس پر توجہ دے کر کے ہوم ورک دے گا اور توجہ رکھے گا، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہوا۔ یہ آموزگار کی خوش خط تحریر پر، مواد کی صحت پر، مواد کی روانی پر، صحت اور روانی دونوں پر۔ دیکھیے دوستو یہاں پر آپ کا جو آپ توجہ کرنا ہے کس میں، آموزگار کی خوش خط نہیں لکھنے والے کے اس کے خوش خط پہ ہی نہیں، مواد کی صحت پر۔ دوستو یہ صحت کے بارے میں کہا نہیں جا رہا ہے، بلکہ صحت سے کوئی مطلب ہی نہیں بن رہا یہاں پر۔ یہاں آپ کا دیکھا جائے گا صحت اور روانی، یہاں بھی صحت آیا، یہاں آپ کا نہیں ہوا۔ مواد کی روانی پر یعنی دوستو یعنی بچے جو لکھ رہے ہیں یا آپ بچے کو جو ہوم ورک دیے ہیں اس سے کس طریقے کا رواں اور مطلب جو میننگ فل نکل رہا ہے، وہی آپشن آپ کا بہتر ہوگا، سب سے اچھا مواد کی روانی پر۔ یہ آپ کا آپشن صحیح ہو گیا۔ 139 کا دیکھیے گا، اوپر سے نیچے کا مطلب ہے مجموعی معنی معلوم کرنا۔ کیا ہے، یہ اس میں ڈائریکٹ لکھا گیا ہے، اوپر سے نیچے کا مطلب بھی بتا دیا ہے۔ اوپر سے نیچے کا مطلب ہے مجموعی معنی معلوم کرنا، ٹھیک ہے۔ نیچے سے اوپر کا کیا مطلب ہوگا، یعنی جس طریقے سے یہاں اوپر سے نیچے کا مطلب مجموعی معنی معلوم کرنا ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر آپ کا کیا معنی ہوگا یہاں آپ کو درشانا ہے۔ کون سا آپشن آپ کا صحیح ہوگا؟ مختصر جواب والے سوال پوچھنے پر توجہ دینا، متن اور خیالات کی تلخیص پر توجہ دینا، ما قبل قرأت پر توجہ دینا، متن کے الفاظ اور جملہ پر توجہ دینا۔ دوستو یہاں پر آپ کا جو ہو جائے گا چوتھا آپشن ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو کہا جا رہا ہے دیکھیے گا متن کے الفاظ اور جملہ پر توجہ دینا۔ یہاں مجموعی پہلے کیا ہے، یہاں پر مجموعی یعنی پورے جملے کا خلاصہ، اوپر سے مجموعی معنی معلوم کرنا، یہاں ہے پورے کا پورے جملہ کا معنی معلوم کرنا۔ لیکن یہاں کیا متن کے الفاظ اور جملہ پر توجہ دینا، جو بچے پڑھ رہے ہیں متن ہے، جو پیراگراف حل کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے اسی پر نیچے سے یعنی نیچے سے لے کر کے جانا ہے، بلکہ الف سے لے کر ادھر سے با یا تک لے کر کے جانا ہے۔ یہی آپ کا متن کے الفاظ اور جملہ پر توجہ دینا ہے۔ آنسر آپ کا 4 ایک دم کریکٹ ہو جائے۔ 140 کا دیکھے گا، درج ذیل میں سے کون زبان کے استاذ کی بنیادی ذمہ داری ہے؟ کیا ہے، درج ذیل میں سے کون زبان کے استاذ کی بنیادی ذمہ داری کون سا ہے، یعنی کون سا بنیادی ذمہ داری ہے؟ پراتھمک یعنی بنیادی، آموزگاروں کی تدریس، آموزگاروں کی ترسیلی ضرورتوں کو نشان زد کرنا، تدریس کے لیے مناسب موضوع مواد کا انتخاب کرنا، آموزگاروں کا مختلف کلاس میں گروپ بنا۔ دوستو یہاں پر آپ کا آپشن یہاں جو آپ کا ایک دم کریکٹ ہوگا، آموزگاروں کی ترسیلی ضرورتوں کو نشان زد کرنا، یعنی آموزگار تک جو پہنچ رہی ہے، جو سیکھنا چاہتی ہے، وہ سارے چیزیں آپ کیا کریں گے، جو اس میں کمی رہ گیا ہے اس کو آپ یعنی بنیادی مسائل یہی ہے کہ آپ اس کو نشان زد کریں گے اور اس کو سکھانے کی پوری تیاری کریں گے اور اس کو پوری سکھائیں گے۔ یہ آپ کا آپشن ایک دم کریکٹ ہو جائے گا، 140 کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 141 کا، ایک چھوٹا بچہ کتاب اٹھاتا ہے، کیا کرتا ہے، ایک چھوٹا بچہ کتاب اٹھاتا ہے، اسے اوپر اٹھا کر صفحات پلٹنے لگتا ہے، کیا کرتا ہے، صفحات بھی پلٹتا ہے، اس میں شامل ہے حل کی نئی مہارتیں، خواندگی کی نئی مہارتیں، نئے درسیات، نئے عناصر۔ دوستوں وہ جب بچہ کتاب اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ضرور کچھ نہ کچھ
اس کو بلند خوانی کر رہا ہوگا، یعنی خاوند اس کو پڑھا ہوگا، یعنی ریویژن کیا ہوگا، یوں کہ یوں پلٹ نہیں رہا، بلکہ اس نے ضرور کیا کیا ہے، سرسری طور پر ہی یا غہری طور پر ہی اس کو پڑھا ہے، ریڈنگ کیا ہے۔ یہیں سے آپ کا سوالات ہو جائے گا۔ حل کی نہیں مارتا نہیں ہوگا، خاوندگی کی نہیں، خاوندگی مطلب پڑھنا، یہ پڑھنے کی نئی مہارت ہے وہ ایجاد کیا، ٹھیک ہے، پڑھنے کا نئی مہارت ہے وہ کیا کیا ہے، لایا ہے، نئے درسیات، نئے عناصر، یہ سب آپ کا نہیں ہوگا، یہاں آپ کا ہوگا خاوندگی کی نئی مہارت ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کا پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے خاوندگی آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے حل کرنا ہے۔ ڈائریکٹ 142 کی طرف دیکھیے گا دوستو، 2023 کے بعد سے دیکھتے ہیں تو آپ کا یہاں پر یہ کیا ہے، یہ کتھن والا، آپ کا کتھن والا پرشن زیادہ پوچھا جا رہا ہے، دعویٰ والا پرشن زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ ہر سبجیکٹ میں آپ کا 2 3 4 نمبر گھسا ہی دیا جا رہا ہے۔ آموزگاروں دیکھیے، آموزگار زبان کا اکتساب کرتے ہیں کیونکہ وہ جینیاتی طور پر ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ کیسے دوستو، اس کا ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ دلیل با، یعنی آموزگار مرتکز کلاس روم کا ماحول زبان کے اکتساب میں کافی مؤثر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کا دوستو کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہاں آپ کا جو صحیح ہو جائے گا، یہاں ہوگا دوستو کیا ہوگا، یہاں پر آپ کا پہلا تو غلط ہے۔ کیا ہے، پہلا غلط ہے کیونکہ وہ جینیاتی طور پر ایسا کرنے، جینیاتی کہاں ہوگا، انسان ہے تو انسان ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ دوستو ماحول کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے اکتساب، مطلب حاصل کرنا، ارجن جس کو کہا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اسی میں تو ماحول ہوتا ہے، اسی سے بچے ماحول ہی سے تو زبان سیکھ جاتا ہے۔ دلیل آپ کا جو صحیح ہے، آموزگار مرتکز کلاس روم کا ماحول زبان کے اکتساب میں کافی مؤثر ہوتا ہے۔ زبان کے جو اکتساب ہے اس سے کافی کیا ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کا پہلا ہو جائے گا، الف غلط ہے لیکن بات صحیح ہے، یہ آپ کا آپشن ہو جائے گا۔ آپ کا دیکھیے گا 143 سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے، کیا کرتا ہے، معنی سمجھنے پر زور بھی دیتا ہے، وہ کون، یہاں جو خالی ہے ڈیش ڈیش، اس کو فل کرنا ہے، بھرنا ہے، کون سا آپ کا صحیح ہوگا۔ یہاں پر دوستو دیکھیے گا، کل یہاں پر معنی، یہاں پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ معنی سمجھنے پر، سیاق مطلب سبق جو ہے وہ الفاظ کا جو کیا ہے، ساختیاتی طریقہ ہے، ترسیلی طریقہ ہے، نیچے سے اوپر کا طریقہ ہے، کل زبان کا طریقہ ہے۔ دوستو یہ سب آپ کا سارا ہم تھیوری میں ایک میراتھن لانے والا ہے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ میں وہ میراتھن اسی منتھ کے لاسٹ میں لاؤں گا جو پورا تھیوری کور کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا دیکھیے گا، آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا تھیوری کہ یعنی میراتھن کے بارے میں کمنٹ کیجیے، اگر رائے دیجیے گا تو ہم 100% گارنٹی لیتا ہوں کہ ضرور میراتھن لائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ ضرور کمنٹ کیجیے، کیونکہ دوستو آپ کمنٹ کیجیے گا تبھی مجھے جا کر کے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو میراتھن کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا دوستو، یہاں پر ساختیاتی طریقہ نیچے سے اوپر کا طریقہ، کل زبان کا طریقہ، کیا ہے، کل زبان کا طریقہ ہوگا، یعنی یہاں پر جو معنی سمجھنے پر زور دیا جا رہا ہے کیا ہے، کل زبان کا طریقہ ہوگا۔ 144 کا دیکھیے گا، زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے، ماں بعد لسانی صلاحیت ہے، صوتیاتی آگاہی، ماہر بولنے والا، نئی خاوندگی۔ یہاں پر آپ کا ہوگا کیا ہوگا، ماں بعد، جو بعد میں لسانی مہارت ہے، یہاں آپ کا ماں بعد لسانی صلاحیت ہو جائے گا۔ یہاں آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا، 144 کا آنسر آپ کا فرسٹ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ماں دوسری جماعت کے استاد سے کہتی ہے، کیا ہے، ایک ماں دوسری جماعت کے استاد ہے، استاد سے کہتی ہے، بچے کا ماں ہے دوسری جماعت کے استاد سے کہتی ہے کہ اس کا لڑکا بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس نے اس سے قبل کسی بالغ کو یا اس کے بھائی بہنوں کو ایسے بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، وہ کیسے ممکن ہوا؟ درج ذیل میں سے کون اس سوال کا سب سے موزوں جواب ہوگا؟ یعنی جو اس کا
माँ भाई बहन है उससे अलग बच के अपने बच्चे में देखता है, बालिग होने से पहले उसको पहले किसी को नहीं देखा, तो ये कौन सा तरीक़ा होगा? यही आपका ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद कर सकते नहीं, बच्चे सिर्फ यहाँ एक पक्ष की बात किया जा रहा है। नंबर 3 देखिएगा, इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। नंबर 4 लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रूग़ को तक़वियत फ़राहम करते हैं। नहीं दोस्तों, तक़वियत नहीं पहुँचाते, बल्कि बच्चे का जो ज़बान सीखने का या ठीक है भाई बहनों से अलग है, तो सीखने का कौन सा होगा? यहाँ पर आपका आंसर 3 होगा, इंसान दिमागी खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बनाया है। यानी अल्लाह ताला आपको जो ज़बान है वो सीखने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती बनाया हुआ है। यहाँ पर आस में आपका जो भाई बहन है उससे कोई आपका यहाँ रिलेटिव नहीं हो पा रहा है, तो मान के चलिए यहाँ ऑप्शन आपका 3 एकदम करेक्ट है। इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से यानी अल्लाह ताला की तरफ से एतबार से ज़बान सीखने के लिए बनाया। ठीक है, या अल्लाह ताला आपकी क़ुव्वत ऐसा दिया है कि आप ज़बान सीख सकते हैं। आप 146 का देखिएगा, इब्तदाई ख़वानदगी की तस्हील में मुस्तअमल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते हैं, मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं, उसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। ये बालिग किसी के लोगों का नाम है। ठीक है, कहानी सुनाना हो, मिसाल क़िराअत हो, मुश्तरिका क़िराअत हो, मुकालती क़िराअत होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से मुकालमे की यहाँ पर आपके मुकालती क़िराअत की कह दीजिएगा, डायरेक्ट आपका मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद ज़बान के आमूज़गारों के सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है, जो भी वो खामोशी से सुन रहे हों उन्हें वो सुनने देना। जो क्लासरूम के अंदर और बाहर आमूज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके, क्या है, बाहर और अंदर बातचीत करके ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करके। नंबर 4 आमूज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ मुख्तलिफ माखज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो, इसको छोटे करते हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही होगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा, आमूज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ माखज़ यानी अलग अलग माखज़ हासिल कर सके और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में भी शामिल हो सके। यहाँ आपका ये सब आपका गलत है। मुस्तकिल बातचीत करके नहीं, क्लासरूम के अंदर और बाहर आमूज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर जो आपका यहाँ 4 आपका सही हो गया। 148 का देखिएगा, यहाँ भी दावा वाला यानी कथन वाला यहाँ पर आपका भी आ गया। दालिफ इब्तदाई सतह पर ज़बान में क़त्इयत सबसे ज़्यादा अहम है। क्या है? क़त्इयत सबसे ज़्यादा अहम। क़त्इयत मतलब काटना। दलील क़वाइद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। क्या है? अटूट हिस्सा। ठीक है, दर्ज झेल में से मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करेंगे। दर्ज झेल मुतवल्लिद से मौजू तरीन का इंतखाब कीजिए। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है, अलिफ और बा दोनों सही है, और अलिफ की सही तौज़ी है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही होगा अलिफ गलत है और लेकिन बा सही है। कैसे? देखिए, इब्तिदाई सफ़र ज़बान जो है वो क़त्इयत यानी काटने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उसको जोड़ने की काम करेंगे, उसको पढ़ने और उसको लिखने की काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा। दूसरा बात, दलील जो है क़वाइद इब्तदाई दर्जात का अटूट हिस्सा है। ठीक है, ये क़वाइद जो है इब्तदाई दर्जात का अटूट हिस्सा, नियम ये भी आपका अटूट हिस्सा है। ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में उन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा क्या है। तकनीक, निसाब, मवाद, अंदाज़े नज़र, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर 139 का देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, अंदाज़े नज़र हो जाएगा। क्या होगा? अंदाज़े नज़र हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तश्कीली तअय्युन क़द्र है। क्या है? तब्दीली नहीं हो सकती है। रवां तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़ कोर्स के दौरान पहले से मुतअय्यन या मख़सूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ रवां तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़ है। क्या है? 150 का 3 हो जाएगा।
आपका 3 हो जाएगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि सारा सवालात हल कर लिए होंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश यही करूंगा कि चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको हम देते रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2011 से 2024 तक अगर PYQ लगा लेते हैं तो आपके सवाल बिल्कुल हल हो जाएंगे। ये आपका 2000 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 में, वही आपका पेपर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले सवालात के तब हम क्या है अगला वीडियो से कल मिलेंगे, अगला वीडियो में कल मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिए।